बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के एक छोटे से राज्य सूर्यगढ़ में एक रानी हुआ करती थी, देवयानी। उसके सौंदर्य की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, लेकिन उसका हृदय शोक से भरा था। राजा युद्ध में मारा जा चुका था और रानी ने संकल्प लिया था कि वह अब जीवन भर विधवा बनकर राज करेगी। राजमहल भरा था सोने चांदी से, पर रानी का मन सूना था। न कोई हंसी, न कोई उम्मीद। वो हर दिन अपने महल के गुलाब बाग में जाकर अकेली बैठती, सूखी मिट्टी को निहारती, जैसे उसमें किसी भूले हुए सपने को ढूंढती हो। उसी राज्य के छोर पर एक गांव था, धूलपुर। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का, आरव। वह खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और गांव के बच्चों को पढ़ाता। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक सच्चे दिल के और एक मुस्कान के जो थकी हुई आत्मा को भी सुकून दे दे। एक दिन महल में गुलाब के बाग की देखरेख करने वाला माली बीमार पड़ गया। गांव से किसी को बुलाया गया और वो कोई और नहीं, आरव था। पहली बार जब आरव ने रानी को देखा, वो एक सूखे गुलाब को अपनी हथेलियों में लेकर कुछ सोच रही थी। मिट्टी को पानी मिलेगा तो गुलाब फिर खिलेगा, रानी जी, उसने सहजता से कहा। रानी चौंकी। किसी ने वर्षों बाद उससे इस सरलता से बात की थी। बिना डर, बिना चापलूसी के, तुम्हारा नाम? उसने पूछा। आरव। गरीब हूँ, पर गुलाब से प्यार है मुझे। अब आरव रोज गुलाबों की देखभाल के लिए महल आता। वह मिट्टी को छूता, पौधों से बात करता और जाने अनजाने रानी के सूने जीवन में हरियाली भरता जा रहा था। रानी देवयानी उसे खामोशी से निहारा करती। उसके कपड़े साधारण थे, पैर नंगे, पर उसकी बातों में ऐसा अपनापन था जो किसी दरबारी में नहीं था। एक दिन जब मौसम अचानक बिगड़ा, तेज बारिश ने बाग में बाढ़ सा मचा दिया। गुलाब के क्यारियां बहने लगीं। आरव ने बिना सोचे समझे खुद को मिट्टी में उतार दिया, पौधों को बचाने लगा। रानी खिड़की से देखती रही। एक गरीब लड़का अपने तन से ज्यादा किसी और की सुंदरता को बचा रहा था। बारिश थमने के बाद रानी खुद बाग में आई। तुम भीग गए हो, ठंड लग जाएगी, गुलाब बच गए, यही बहुत है। उस दिन पहली बार रानी ने उसे चाय बनवा कर दी और वो पहली बार किसी रानी की नजरों में सम्मान से देखा गया, न कि दया से। कुछ सप्ताह बीते। अब रानी देवयानी और आरव अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठते। रानी उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती और आरव लोकगीत गाता। दोनों की दुनिया अलग थी, पर धड़कनें एक लय में चलने लगी थीं। एक दिन, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मुझसे बात करते हुए रानी ने पूछा। डर तब लगता है जब इंसान झूठा हो। सच्चे दिल से बात करूं तो रानी भी इंसान लगती है। रानी ने पहली बार किसी के सामने अपने आंसू नहीं छुपाए। लेकिन महल की दीवारें सिर्फ गुलाब नहीं उगाती, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ मंत्रियों और रानियों को यह मेल अस्वीकार्य लगा। एक गरीब माली और राज्य की रानी, यह बात सूरजगढ़ के सम्मान के खिलाफ थी। अब आरव और रानी के प्रेम को समाज, दरबार और सत्ता की कसौटी पर रखा जाने वाला था। दरबार की सभा लगी थी। सूरजगढ़ के मंत्रियों, सेनापतियों और पुराने कुलीनों की भीड़ में आज एक नया विषय था, रानी देवयानी और बाग का माली आरव। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, रानी की गरिमा, राज्य का अनुशासन और राज परिवार की मर्यादा अब संकट में है। एक साधारण किसान को रानी के समीप आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरबार गूंज उठा, यह अपमान है, प्रजा का विश्वास डगमगाएगा, इस प्रेम को अभी कुचल देना होगा। रानी देवय सभा में आई, सफेद रेशमी वस्त्रों में, पर चेहरे पर एक चट्टान जैसी दृढ़ता। राज्य की रक्षा मेरे खून में है, लेकिन क्या राज्य इतना कमजोर है कि एक सच्चे दिल वाले किसान से डर जाए? प्रधानमंत्री ने ताना मारा, क्या रानी का दिल अब राजमहल में नहीं, खेतों में बसने लगा है?
रानी मुस्कराई। शायद वही सच्चा राज है जहां मन को शांति मिले। आरव ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर मेरा खोया हुआ स्वत्व लौटा दिया। सभा स्तब्ध थी। तभी एक मंत्री बोला, यदि रानी को यह प्रेम चाहिए तो उन्हें ताज छोड़ना होगा। ताज या प्रेम? एक ओर सिंहासन था, दूसरी ओर आरव की सादगी भरी पर सच्ची दुनिया। रानी ने उत्तर दिया, ताज किसी रानी को नहीं बनाता। जब प्रजा का दिल रूठे तो राजगद्दी भी शून्य हो जाती है। मैं रानी थी, हूँ और रहूंगी, चाहे महल में या मिट्टी के घर में। सभा में सन्नाटा छा गया। उसी रात रानी ने अपना मुकुट उतारा, महल के अंतिम बारंदे से सूरजगढ़ को देखा और बाग के रास्ते बाहर निकल गई। आरव वही पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। रानी ने कहा, अब मैं रानी नहीं, सिर्फ देवयानी हूँ। क्या अब भी तुम्हारा घर मेरा हो सकता है? आरव ने सिर झुकाया, मुस्कराया और कहा, तुम जब रानी थी तब भी मेरा घर तुम्हारा था। अब तो मेरी दुनिया ही बन गई हो। देवयानी अब रानी नहीं थी, पर उनकी चाल, उनकी आंखों की गरिमा और उनके भीतर की शक्ति अब भी राजसी थी। आरव का छोटा सा मिट्टी का घर अब उनका नया संसार बन चुका था। सवेरे का उजाला जब खिड़की से अंदर आया तो रानी पहली बार बिना नौकरों के खुद पानी भरने बाहर निकली। गांव की औरतें उन्हें देख रही थीं, कुछ आश्चर्य से, कुछ ईर्ष्या से और कुछ मौन तिरस्कार के साथ। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, राजमहल से खेत तक उतरा। रानी, क्या यह प्रेम है या पागलपन? देवयानी मुस्कुराई। वह जानती थीं कि समाज बदलाव को आसानी से नहीं अपनाता, लेकिन वह डरने वाली नहीं थीं। आरव और देवयानी ने गांव में स्कूल खोलने का निश्चय किया, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, बिना भेदभाव, बिना शुल्क। गांव वालों को शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ। एक पूर्व रानी अब बच्चों को पढ़ाएगी। वह जो कभी सिंहासन पर बैठी थी अब धूल में बैठेगी। पर समय बीता और बदलाव आया। देवयानी ने अपने हाथों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आरव ने बागवानी सिखाई और पेड़ों की तरह बच्चों के सपनों को सींचा। गांव का एक बालक गोविंद एक दिन बोला, माँ कहती है तुम रानी थी, पर मेरे लिए तो तुम मेरी गुरु माँ हो। देवयानी की आंखें भर आईं। यह वह सम्मान था जो किसी ताज से बढ़कर था। पर समस्याएं अभी बाकी थीं। राजदरबार से दूत आया। राजा के भाई ने देवयानी को देशद्रोही घोषित किया। राज्य की संपत्ति और सम्मान का अपमान करने पर उनका सर्वस्व जब्त किया जाएगा। देवयानी ने उत्तर दिया, अगर प्रेम अपराध है तो मैं अपराधिनी हूँ। अगर शिक्षा देना देशद्रोह है तो मुझे फांसी दीजिए। पर यह मिट्टी, यह गांव अब मेरा राज्य है और मैं इसकी रानी हूँ। रात में आरव ने पूछा, क्या कभी तुम्हें पछतावा हुआ? देवयानी ने कहा, नहीं आरव, राजमहल की दीवारों ने मुझे कैद किया था। तुम्हारे घर की मिट्टी ने मुझे आजाद किया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगाई जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।